कल हमने सैलिएंट फीचर्स देख लिए। आज हम देखते हैं कि बारोड फीचर। ठीक है, कहाँ कहाँ से हमने बारो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ कहाँ से फीचर्स बारो किए। हेडिंग डाल दो, फीचर बारो, सोर्सेस एंड फीचर बारो। कौन कौन से सोर्सेस है, कौन कौन से फीचर हमने बारो किए हैं, किस सोर्स से फीचर बारो। ठीक है, जनरली जहां से एक आध क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, कि किस कंट्री से हमने क्या किया है। अमेरिका से कौन से फीचर लिए हैं, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने लगभग जितने भी उस समय के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे अच्छे थे सबको उन्होंने रैंक सैंक किया था। ठीक है, मतलब सबको टटोला था, जिसमें अच्छी चीजें जो इंडिया के लिहाज से सही थी, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दी। उन चीजों में देखा, कई चीजों को अमेंड किया, कईयों में तब्दीलियां लाई। ठीक है, और उनको इंडिया के हिसाब से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उस समय में दुनिया में थी। ठीक है, तो लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे कौन सा फीचर वालों की है, फेडरल स्कीम। फेडरल जब भी वर्ड आ जाए उसका मीनिंग क्या आता है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये आपको रटने हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर। देन जुडिशरी, देन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इधर से जुडिशरी ली गई है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, वो किससे लिया गया, वो अमेरिका से लिया गया। जहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो अमेरिका से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविजन, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। मैंने कल आपको बताया था 70% जो हमारा भी प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से लिया गया, इसी से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मोर देन 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन ब्रिटिश से हमने क्या लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बारो फीचर क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पहले क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ, देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, legislative procedure, then single citizenship। अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होती है ना, इनको मिनिस्टर्स को मिलती हैं। ठीक है, सीएम को, पीएम को, इन लोगों को। ठीक है, प्रिविलेजेस
बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? टू हाउसेस वाला सिस्टम। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें बाहर की है वो लिखेंगे। क्या क्या लिया यूएस से? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? बेसिक। ठीक है, मूलभूत अधिकार। ठीक है, इनके जिनके बिना काम ही ना चले। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कल भी बताया था आपको, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशरी चेक कर सकती है कि कोई भी जो कानून जो भी बनाया गया है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर बना हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया है। अगर वो उसके एंगेस्ट हुआ तो वो उसको क्या कर देते हैं? नल एंड वाइड। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है? इसका प्रोसीजर भी पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, इधर से पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वहीं से लिया गया। जल्दी नोट। इसमें इम्पोर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस, ये सब यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो यूएसए में ज्यादा कौन सी चीज है? जुडिशरी ज्यादा चलती है, उनका जुडिशियल सिस्टम अच्छा है। तो ब्रिटेन में क्या अच्छा है? उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है। ठीक है, वैसे तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूके में पार्लियामेंट्री। तो वहां पे पार्लियामेंट यूके में क्या? सोवरीन है। इंडिया ने क्या किया? दोनों को मिक्स किया हुआ। ठीक है, बट फिर भी हम सुप्रीमेसी किसको देते हैं? जुडिशरी को ही। अल्टीमेट जुडिशरी देखती है कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। यूके में ऐसा नहीं होता, यूके में जो पार्लियामेंट कहती वही सही। हमने कर लिया नोट। आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। कई बार सिमिलर कंफ्यूजिंग वाला पूछता हो पेपर में, लगता दोनों में आ रहा है। जैसे जुडिशरी ऑफ अमेरिकन लगा दो, जुडिशरी कहाँ से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस लिया गया वहां से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। राज्यसभा में बंदे करते हैं ना नॉमिनेट, वो भी ऐसे लिया गया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। ठीक है, जैसे दिल्ली से किया जाता है। ठीक है, एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कंफ्यूजिंग हो गया ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, क्या कहा था?
वहां पे इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को उतारा कैसे जाए गद्दी से, इधर है कि उसको बिठाया कैसे जाए, वो प्रोसीजर। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैनेडियन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये यूनिटरी वाइजनेस की बात कर रहा है। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। फेडरेशन विद, तो ये इंडिया ने यहाँ से फॉलो की है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देन वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन सेंटर, जो बची कुची पावर है वो किसके पास रहेगी, सेंटर के पास। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन द सेंटर। Appointment of state governor by the center. Appointment of state governor by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court and advisory jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जुरिडिक्शंस होती है, जब हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, उसमें ओरिजिनल होती है, एडवाइजरी होती है। कैनेडियन के बाद आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है ना 7 शेड्यूल में दी गई। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, उसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर दोनों बनाना चाहें तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंटर की मानी जाएगी। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, freedom of trade, commerce and freedom of trade, commerce and joint sitting of 2 houses of parliament। ज्वाइंट सिटिंग का पूछा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट का पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ, और ज्वाइंट सिटिंग कब की जाती है, ठीक है, एक तो जब इलेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो हर 5 साल के बाद जब नई गवर्नमेंट बनती तब भी, ठीक है, हर जो न्यू सेशन होता है तब भी, और फिर जब किसी बिल पे अटक जाते हैं दोनों तो फिर ज्वाइंट सेटिंग करके वोटिंग की जाती है। ठीक है, जब डेड लॉक हो जाता है ना, ये सिचुएशन आ जाती है। फिर एक और लिख लो बीमर कॉन्स्टिट्यूशन। बीमर किसको बोलते थे, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का पुराना नाम है। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कैसी स्टेट थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे हमें स्ट्रॉन्ग वाली चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे सस्पेंशन ऑफ, जैसे हिटलर वहां पे करता था ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स
ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, एमरजेंसी के समय में आपके फंडामेंटल राइट्स आपके काम नहीं आएंगे। इतना कर लो ना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंस कब किए जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको चीज समझ आ गई। और कहां से बाहर की है? बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। आ गया सबको समझ? जल्दी नोट कर लो जिसने नहीं किया। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, बीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन नाउ यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर या रशिया जिसको आज बोलते हैं, उससे क्या क्या फीचर बारह की। तो रशिया से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। और इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे आई थी? सुबन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, वो सेकंड जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 वाली, उससे। एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी पूछा जाता है, आइडिया ऑफ जस्टिस कौन से लिया गया है। ठीक है, जिसमें कौन सी आती है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये चीजें कहां पे लिखी गई हैं? ठीक है, जस्टिस की इन दी प्रेम्बल, प्रेम्बल में लिखी गई हैं। नेक्स्ट लिखो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। 5 ईयर प्लान भी चीज़ है ना। वो तो इकोनॉमी में देख लेंगे ना। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक आजाद नहीं होता। रिपब्लिक उस देश को कहा जाता है जिसका हेड लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जहां पे इलेक्टेड हेड हो, ना कि नॉमिनेटेड। ठीक है, रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द फ्रेमवर्क। Then South African Constitution. देखो, इनको जहां से अच्छी चीजें मिली, इंपॉर्टेंट चीजें मिली, हर जगह से उन्होंने बार बार की, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां करके। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है? प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 368। ठीक, वहां से। एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर की इलेक्शन कैसे होगी? एंड द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये काम भी किया गया। यहाँ लास्ट में आ जाएगा हमारे पास जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर established by law. ओके,
एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यूपीएससी ने पिछले साल ही 2023 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग पूछा है। उसमें क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मीन क्या देखा जाता है कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव लॉ बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं ना जो हमारे लॉ बनाते हैं, उन्होंने लॉ कैसा बनाया है, ठीक है, उसका प्रोसीजर सही था, ठीक है, वो सिर्फ उसको देखते हैं कि उनकी प्रोसेस सही है। अब इसमें क्या देखा जाता है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमने कहां से दिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें देखा जाता है कि जो उस लॉ में फेयरनेस कितनी है, उस लॉ को बनाने के पीछे अटेंशन क्या है, कि क्या गवर्नमेंट उस लॉ को बना के लोगों को दबाना चाहती है, वो भी देखा जाता है। अब कानून आपने सही बनाया, सही तरीके से उसको पास भी करा दिया, आपके पास मेजॉरिटी थी, आपने सब कुछ कर दी, बट वो लॉ ही क्या है, उस लॉ की इंटेंशन ही क्या है गवर्नमेंट की, कि दूसरे बंदे को नुकसान करने की, ठीक है, या दूसरे लोगों को कुछ भी, उनको फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोल दे जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको फांसी, तो उन्होंने लॉ बना दिया, उनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने पास भी करवा दिया, प्रोसीजर सारा सही फॉलो किया, लेकिन लॉ ही क्या है, लॉ ही गलत है, लॉ की इंटेंशन ही गलत है। उसमें लॉ भी देखा जाता है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, फेयरनेस कितनी है उसके अंदर, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दिए थे, कल उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जिस बच्चे को मतलब लोगों ने मैक्सिमम ने गलत किया, ठीक है, उसका आंसर भी जो कोचिंग वाले बता रहे हैं वो भी आधे गलत बता रहे हैं, आधी बुक्स में भी गलत लिखा है, ठीक है। कल हम उसके PYQ जब करेंगे आपको समझ आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन पूछता। चलिए नोट अप। अब हम करेंगे शेड्यूल्स, शेड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। हमारे स्टार्टिंग में कितने शेड्यूल थे, 8, अब हो गए 12। शेड्यूल्स का नंबर इंक्रीज हो गया। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो। रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, इधर इनका नंबर लिख लो कि पहले नंबर वाला है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, कौन सा है। इधर इसका लिख लो सब्जेक्ट मैटर, कि उस शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें मेंशन हैं। फर्स्ट शेड्यूल लिखो, ठीक है, कौन सी शेड्यूल लगाएगा, फर्स्ट शेड्यूल क्या भाई, फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, स्टेट्स का नाम है और उनको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कि उनको चलाएगा कौन, ठीक है, एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की है वो किसके अंडर आएंगी। सेकंड क्या, नेम ऑफ ड्यूटी एंड देयर एक्सटेंट, नेम ऑफ ड्यूटी एंड देयर एक्सटेंट। इस पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमें किसी ड्यूटी का नाम चेंज करना हो, किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो हमें कहाँ पे चेंजेस लानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लानी पड़ेगी, फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। मतलब ड्यूटी कितनी होगी, ठीक है, उसमें लद्दाख आएगा नहीं आएगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर रहेगा नहीं रहेगा, वो कहाँ पे कहीं की चेंज उन्होंने भी जब JNK को 2 ड्यूटी में बनाया तो चेंज कहाँ पे करनी पड़ी होगी, फर्स्ट शेड्यूल को मैं उसमें चेंज की होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड शेड्यूल, ये फर्स्ट शेड्यूल के 2 पॉइंट है, ठीक है।
अब सेकंड शेड्यूल आ जाता हमारे पास। इसमें क्या किया गया? प्रोविजंस related to emoluments, allowances, privileges, and so on of various officials। बंदा सबसे पहले क्या करता है भाई, अपनी कंट्री का देख लिया, उसकी सुरक्षा कर ली। अब बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, अब अपना देखेंगे कि हमारे खाते में पैसे आएंगे, उसको काम पे रखें, ठीक है। हमें क्या क्या प्रिविलेजेस मिल रही हैं, ठीक है, हमें क्या क्या सहूलियत मिलेगी, क्या सैलरी अलाउंस, प्रेसिडेंट को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कितनी मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी गई हैं? सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। ऐसे इसका मैं थोड़ी बहुत लिख देता हूँ नाउ, सच एज प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट को कितनी इनकम होगी, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके? राज्यसभा के। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और क्या आ जाएगा इसमें? ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली क्या आ जाएंगे? जज आ जाएंगे, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, इन सबको कितनी सैलरी, क्या क्या अलाउंस, क्या क्या सहूलियत दी जाएगी, सब कुछ कहाँ पे मिलता है? सेकंड शेड्यूल। अब आ जाएगा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या आ जाएगा? ठीक है, अब ये पैसे पूसों का पहले ही इन्होंने देख लिया, बाद में कहते हैं कि अब ओथ भी ले लेते हैं, ठीक है, पैसे पूसे मिल रहे हैं, अब ओथ ले लेते हैं। फॉर्म ऑफ ओथ, ओथ मीन जो शपथ लेते हैं ना कि हम करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है, और बाद में सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ ओथ आर एफर्मेशन फॉर वेरियस ऑफिशियल्स। यही ऑफिशियल जो ऊपर लिखे गए हैं ना, इन्हीं का जूनियर मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट में जो मेंबर है, एमपी, जज, सुप्रीम कोर्ट के कैग, जो स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए हैं, उन सारे लोगों की ओथ क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चन आता है इससे, फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। भाई राज्यसभा में कितनी सीट्स दी जाएंगी वो फोर्थ शेड्यूल बताएगा, टू स्टेट एंड यूटी। जे से कितनी सीट है राज्यसभा में? 5। राज्यसभा में कितनी सीट है? 4। लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4 है। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या होगा? प्रोविजंस, फिफ्थ और सिक्स इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, पहले शेड्यूल वाला आएगा, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स।
ये इसमें प्रोविजन होंगे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाए उसके रिलेटेड प्रोविजन। और जो 6th शेड्यूल है वो स्पेशल 4 स्टेटों के लिए है, ठीक है। इसमें होंगे प्रोविजन relating to the administration of tribal areas। कौन कौन से ट्राइबल एरियाज? सच एज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको याद कैसे रखेंगे? आधे लोग मिजोरम की जगह क्या लगा देते हैं? मणिपुर नहीं है। अब एम से 3 स्टेट ही आएगी, कौन सी आएगी? एम से एक आ गया मेघालय, एक मिजोरम और एक मणिपुर। तो बच्चे पेपर में वो जानबूझ के क्या लिख देता उधर? मणिपुर। बंदा फ्लो में पढ़ रहा होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, चल टिक लगाई, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ATM याद रख लो, ATMM वाला, ठीक है। जा MATM याद रख लो, जा ATMM वाला, ठीक है। असम आ गया। अब इसमें याद रखना कि M से मणिपुर नहीं है, तो बाकी फिर आप कभी गलत नहीं करोगे। M से मणिपुर नहीं है, ये ध्यान में रखना, बच्चा इसी में गलती करता है। मिजोरम और मेघालय है, मणिपुर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। शेड्यूल से क्वेश्चन आता है, ये शेड्यूल आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल कंप्लीटली। जा रख लेना ATM, ठीक है। नोट कर लो जिसका रह गया कोई, ठीक है। आते बंदे को सारी होती चीजें, बस वो छोटी छोटी गलतियां करता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये गलती हम भी कर देते थे एग्जाम में, ठीक है। घर से पढ़ के बंदा जाता है, मेरे को सारे शेड्यूल आते हैं, ठीक है। एग्जामिनर चलाकी कर देता है, तब बंदे को एग्जाम हाल में प्रेशर में उसको पता नहीं चलता, ठीक है। उसने मेघालय लिखा है, मणिपुर लिखा है, तो वो यही तो खेलते हैं दिमाग के साथ। 7th शेड्यूल, अब लिखो 7th, ठीक है। 7th शेड्यूल में क्या है? इसके बारे में 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, इसके बीच में होगा यूनियन एंड, इसी में लिस्ट मिलेंगी, ठीक है। इन टर्म ऑफ लिस्ट 1, 2 एंड 3। पहली लिस्ट कौन सी है? लिस्ट 1 को क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 आ जाती यूनियन लिस्ट, जिसमें 100 ऐसे टॉपिक है जिसपे कौन ला बना सकता है? सेंटर बना सकता है। स्टार्टिंग में इसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे? 97। आज कितने हो गए? 100, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, ओरिजिनली 97। समझ आ गया? अब आ जाएगी हमारे पास लिस्ट। इसमें ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके अंदर स्टेट कानून बना सकता है। आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए इस लिस्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है।
जब कभी पंगा बढ़ जाता है ना कभी कि फॉर्मूला कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगी, सेंटर बनाएगी, एग्रीकल्चर किसके अंडर है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें कौन सी आ जाएगी, स्टेट लिस्ट। तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे, 61 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 66। देखो भाई पहले ज्यादा थे, अब क्या कर दिए, कम कर दिए। तो मीन सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर अपनी पावर ज्यादा अप्लाई कर रहा है। ठीक है, डोमिनेंस दिखा रहा है वो। अब इधर से उठा के कहां पे डाल दिए गए होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में बोलेंगे हम दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन वो भी बनाता कौन है, सेंटर ही। एक्चुअल में रिलेटिव पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास ही। ठीक है, एंड लिस्ट जो थर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेट पावर किसकी है, इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, 47। 5 इन्होंने और ही ऐड कर लिए खुद से। ठीक है, इधर से 5 कम करके किधर ले आए, इधर ले आए। ठीक है, अब 8 शेड्यूल देखो। 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से। इसमें लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, किन किन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है वो सब कुछ दिया गया इसके अंदर। ठीक है, ओरिजिनली इसमें कितनी लैंग्वेज थी, ओरिजिनली 40 लैंग्वेज थी जब ये बनाया गया। आज कितनी है हमारी, आज 22। ठीक है, बट प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस। अब इस पे क्वेश्चन आता है कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई और कौन सी अमेंडमेंट के अंडर हुई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली भी है, नेपाली लैंग्वेज भी है, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सैंथली है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सारी लैंग्वेज हैं। अब आपने सर्च करना है इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो नहीं है। ठीक है, बंदा उसी में गलती करता हो। ऐसी फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी, राजस्थानी भाषा है ना, तो राजस्थानी आया वर्ड इसमें, तो राजस्थानी लैंग्वेज नहीं है। आपको लगेगा राजस्थान में राजस्थानी ये भी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, जब देखेंगे उधर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दिमाग लगाना कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है। हरियाणवी थी इसमें, भाई हरियाणा वाले लोग इतने बोलते रहते हैं हरियाणवी, वो भी नहीं मिलती, राजस्थानी भी नहीं मिलती। ठीक है, आपको पेपर में क्या लगेगा, होगी, आपको लगेगा होगी, आप टिक लगा दोगे। इधर जाके आप गलती करोगे अगर डिटेल में नहीं पढ़ा, सोचा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे सिंधी ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट से। ठीक है, अब इसमें जैसे लिख लो सिंधी एडेड बाय, सिंधी एडेड बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिंधी किसे आई थी, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी वो, 1967। कोंकणी, मराठी, कोंकणी, मराठी नहीं मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। अब आधे बंदे सोचेंगे नेपाली लैंग्वेज कहाँ होगी, नेपाल तो अलग का देश है। ठीक है, इंग्लिश है इसमें, इंग्लिश तो पहले से इंग्लिश थी इसमें। जब मैंने लैंग्वेज के नाम बोले, क्या उसमें हमारी 22 लैंग्वेज में इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश भी नहीं आ रही। आप ये भी गलती कर दो, सोच रहे इंग्लिश भी होगी, चलो इसको टिक लगाओ। ठीक है, ध्यान रखना इंग्लिश नहीं मिलेगी, हरियाणवी नहीं मिलेगी, राजस्थानी नहीं मिलेगी, नेपाली
मिलेगी। इंग्लिश नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज। नहीं है। मतलब उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसमें वो लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंग्लिश तो हमारी ऐसे वर्किंग लैंग्वेज जरूर है, ठीक है। एंड नेपाली एडेड बाय ये 71st अमेंडमेंट से हुई थी। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। देन उसके बाद बोडो, डोगरी को उधर डोंगरी लिखते हैं, ठीक है। डोगरी, मैथिली, ये 4 आई थी, ठीक है। मैथिली और संथाली वर एडेड बाय, ये पूछा जाता, बड़े बार आया क्वेश्चन। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी? 2004, ठीक है। 3 चीजें होती है ना, 3 में हो जाती है, उसको लागू 4 में किया जाता है, इसलिए बुक में 1 ईयर का डिफरेंस आ गया समझ। कर लो नोट जल्दी। इसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन वो फंसाता कहाँ पे? अगर सिंपल पूछेगा तो सबको आता है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर बच्चा टिक कर लेगा। अब वो आपको फेल करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड करेगा जिससे आप अटक जाओगे। दिमाग उसने टेस्ट करना, ठीक है। ये चीजें आपको कोचिंग में कोई नहीं बताएगा कि कहाँ पे फंसाएगा एग्जाम में, ठीक है। वो तो सीधा सीधा पढ़ा के चला जाएगा, बुक्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट वो फंसाता कैसे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैप कहाँ पे बन सकता है। जिस बंदे को ये पता चल गया ना कि मैं फंस कहाँ पे सकता हूँ, तो वही जीतता है, ठीक है। बाकी ऐसे पढ़ने में तो हर कोई पढ़ लेगा इस चीज को, ठीक है। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आप गलती कहाँ करोगे, एग्जामिनर को पता होता है, ठीक है। ये उसका एक्सपीरियंस होता है। 9th शेड्यूल में क्या है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर dealing with land reforms से related and abolition of जमींदारी एक्ट, and the abolition of जमींदारी अंग्रेजों ने की थी ना स्टार्ट, जमींदारी सिस्टम, एंड ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर, ठीक है। और भी इसमें कुछ मैटर थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो एक और। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय कौन सी अमेंडमेंट, ये पूछा गया, आईएएस में पूछा गया। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय कौन सी अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो पहली अमेंडमेंट की थी उसमें यही शेड्यूल ऐड हुआ। कब की? 1951। उससे 9 शेड्यूल आया। टू प्रोटेक्ट द लॉस क्यों की गई, ये पता होना चाहिए, ये बड़े कम बंदों को पता होता है। टू प्रोटेक्ट द लॉस इंक्लूडेड इन इट, इन्होंने ऐसा
सिस्टम बना दिया, इसके अंदर जो कानून डाल दिया उसके ऊपर अब क्या नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। ऐसे क्या कर सकते हो, आपने कानून बनाया, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो क्या करेगी, उसको चेंज कर देगी। अगर आपने कोई भी चीज इसमें डाल दी 9th शेड्यूल में, अब उसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, बाद में इस पे भी IRCLO केस हुआ था 2007 में। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने क्या कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन बट किन केसेस में होगा, जो 1973 के बाद में जो भी चीजें ऐड हुई। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कब आता है, 1973 केशवानंद भारती केस। ठीक है, उसके बाद जितनी भी चीजें ऐड की गई हैं उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उससे पहले वाली। लेकिन उससे पहले क्या होता था, 2007 से पहले इसके अंदर जो भी कानून चला जाता था उसको कोई भी हटाता नहीं था। ठीक है, तो जिस गवर्नमेंट के पास पावर होती थी वो क्या कानून किसके अंदर डाल देती थी, इसके अंदर, ताकि इसके अंदर कोई दूसरी गवर्नमेंट चेंजेस ना कर सके। इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, ताकि जुडिशरी क्या ना कर पाए, जुडिशरी दखलंदाजी ना करे। वरना जुडिशरी क्या कर देती है, नल एंड वाइड कर देती किसी भी कानून को। तो इन्होंने एक तरीका निकाल दिया, और क्यों किया गया इसके पीछे की स्टोरी अभी बताता हूँ। ठीक है, जुडिशरी स्क्रूटनी ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बंदा कहां पे चला जाता है भाई, कोर्ट में चला जाता है, भाई इस कानून से मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसको कैंसिल करो। तब इनको तो कानून बनाना जरूरी था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप ना कर पाए। ठीक है, अब ये भी लिख लो, हाउएवर इन 2007, इसमें लिख लो IRCLO केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review। अब उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बेसिकली स्टोरी क्या थी, जब हम आजाद होने वाले थे, ठीक है, तो ये किसने लाई थी, पंडित नेहरू ने। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट अमेंडमेंट किस प्रेसिडेंट ने की, तो बंदे को पता होना चाहिए कि इसमें 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट किस प्रेसिडेंट के टाइम पे हुई। 1951 में कौन था प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी। तो जब इंडिया आजादी की चल रही थी, तो लोगों को ऐड करने के लिए अपने आंदोलन में क्या, जैसे गवर्नमेंट करती है ना, आश्वासन देती है, तो इन्होंने कहा था कि जब हमारी हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, अभी आप हमारा साथ दो, हम क्या करेंगे। पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम, कुछ बड़े बड़े लोगों के पास ही, जमींदार के पास सारी जमीन होती थी। इन्होंने कहा हम लैंड रिफॉर्म करेंगे और जमीन जिन लोगों के पास नहीं है मासिस में क्या कर देंगे, बांट देंगे, लैंडलेस पीपल को मिल जाएगी। लोगों ने साथ दिया, हमें आजादी मिल गई। अब हुआ क्या, जैसे ही जमीन बांटना शुरू की तो लोग, भाई जमींदार कहां पहुंच जाएगा, कोर्ट में। तब राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट। समझ आया, उसको भी क्यों हटाया गया, उसके पीछे की कहानी भी इधर से ही समझ लो। तो बंदा कहां पे चला जाएगा, भाई मेरी प्रॉपर्टी छीन के गवर्नमेंट आपने अंडर ले रही है या किसी और को दे रही है, तो फिर क्या कर पाएगा। कहीं पे भी स्टेट्स भी जो थी वो भी कानून नहीं बना पा रही थी, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो लोग कहां पे जा रहे थे, बार बार कोर्ट में जा रहे थे। तो लोग बार बार कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर रहा था उनके लॉज को। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा शेड्यूल बना दिया कि अगर इसके अंदर कोई लॉ चला गया तो उसको जुडिशियली स्क्रूटनी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, अब जैसे हमारा EWS वाला लॉ भी है, उसको भी किस में डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है,
लेकिन क्या हो सकती है, उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर कोर्ट ने सोचा कि केशवानंद भारती केस एक आता है 1973 में, जिसको क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टरी। उसमें कोर्ट ने ये देखा कि जो भी जैसे इंदिरा गांधी आई पावर में, वो चीजें चेंज कर रही है। बोलते कल कोई ऐसा आ जाएगा जैसे चाइना में है कि भाई आज के मेरे बाद कोई और प्रेसिडेंट बनेगा ही नहीं, मैं पावर में, मैं कानून ही क्या कर दूं, चेंज। आर्टिकल 368 में क्या है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर। तो अमेंडमेंट करने की क्या चाहिए, मेजॉरिटी। अरे किसी पार्टी के साथ पास मेजॉरिटी आई हो, ऐसा कानून बना दे कि आज के बाद मैं ही प्रधानमंत्री और कोई इलेक्शन ही नहीं होगी, जहां इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा, जहां इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं रहेगा, भाई जुडिशरी कुछ भी नहीं करेगी, आज से मैं ही सब कुछ जुडिशरी का भी कर रहा हूँ, कोई भी पावर वाला बंदा कर सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ी बेंच बनी थी, 13 जज बेंच, ठीक है, केशवानंद भारती केस। उसने कहा कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, इवन अमेंडमेंट करके भी। अब बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फीचर हैं जो वो आपको बताया, ठीक है। जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने जो जो बेसिक सोचा कि कंट्री ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपके पास जितनी मर्जी पावर हो। तो जुडिशरी उस पर क्या कर देती है, कल कोई बोले कि फंडामेंटल राइट ही खत्म, ठीक है, कर सकती है भाई, उसका पावर है। तो इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हिला नहीं सकता। तो फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें होने लग गई। अब इनके पास एक क्या आ गया, लूपहोल बन गया ना, 9 शेड्यूल। तो क्या कर रहे हैं, किसी भी कानून को अमेंड करके कहां पे डाल रहे हैं, 9 शेड्यूल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो। फिर जुडिशरी ने कहा कि 1973 तक तो जो हो गया, उसके बाद जो भी चेंजेस की जाएंगी या की गई हैं, उनको हम आज भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। समझ आ गया, डिटेल में करवाने का यही फायदा था, ठीक है। कहानी समझ आया आपको कि इसके पीछे स्टोरी, अदरवाइज बंदा भूल जाता है। इधर से आप देखोगे यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, जब आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर लिखो 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू डिफेक्शन, provisions relating to defection क्या है, disqualification, provision related to disqualification of the, इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, वो इसी से ठीक है। डिफेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ एमपी के ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर उनको कल को क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसका तरीका बताएगा। स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, आपको जो रास्ता बताया गया था आप उससे भटक गए हो, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एक पार्टी के नाम पे, भाई इस पार्टी के एक के नाम से इलेक्शन लड़ी, बाद में आपने क्या कर दिया, दूसरी पार्टी पैसा दे रही, आप उसके बाद भाग गए। तो पहले नेता ऐसा ही कर रहे थे, ठीक है, किसी पार्टी से टिकट ले रहे थे, बाद में जो दूसरी पार्टी ज्यादा पैसे दे रही, जीत के इधर उधर आ रहे, तो गवर्नमेंट क्या हो रही है, गिर रही है। लोग बोलते हैं कि हमने इस बंदे को वोट दिया, हमारे वोट की वैल्यू क्या रही, जिसको हमने वोट दिया वो कल वही बिक गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि फिर एक पार्टी क्या करती है, बीप इशू कर देती है, भाई इस मसले पे हमारा जी स्टैंड होगा। फॉर एग्जाम्पल पार्टी कहती है कि 370 नहीं हटनी चाहिए या हटनी चाहिए। अगर कोई बंदा बोले ना भाई मैं कहता हूँ 370 नहीं हटनी चाहिए, बट उनकी पार्टी की क्या धारा है, उनकी आइडियोलॉजी हटनी चाहिए, उन्होंने बीप इशू कर दी, हमारा कोई भी मेंबर इसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। जो पार्टी होती है तो उसका होता है ना मैनिफेस्टो। अगर हर बंदा अपनी अपनी बात कहना शुरू कर दे तो पार्टी की कौन फिर मानेगा। पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगी, जो पार्टी कहेगी आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो बिल इशू कर देती है। कोई भी बिल जब आता है
हाउस में तो पार्टी क्या करती, बिप इशू, भाई हमारा इस टॉपिक पे ये स्टैंड है मुद्दे पे। अब उसको जो कोई डिफेक्ट करता है, ठीक है, मतलब उससे कोई चेंज करेगा तो पार्टी उसको क्या कर देगी, डिस्क्वालीफाई कर देगी। ठीक है, जहां कोई बिक जाएगा तब भी कर देगी, जहां कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तब भी हो जाएगा। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, और कोई बंदा कहता है वो एडवांस में परमिशन ले ले, भाई इस मुद्दे पे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं क्या चाहता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो एडवांस में 15 दिन पहले क्या करे, नोटिस दे दे और बोले कि मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। अगर पार्टी उसको परमिशन दे फिर वो बोल सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता इंस्टेंटली कुछ भी कहीं पे वोट डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकता, विद परमिशन कर सकता है। फिर उसको डिस्क्वालीफाई कब नहीं किया जाएगा, अगर पार्टी उसको क्या कर दे, माफ कर दे, भाई चल तूने गलती की, हम माफ कर देते हैं, तेरे को नहीं निकालते, तब किया जा सकता है। एक और जो एक्सचेंज हो रहे हैं बंदे, फास्ट ट्रेडिंग हो रही है इधर से उधर, इसको बोलते थे आया राम गया राम वाला सिस्टम हो रहा था। ठीक है, आ रहा है लीडर, जा रहा है लीडर, गवर्नमेंट बन रही है, गवर्नमेंट टूट रही है। ठीक है, ग्रोथ चल रही है। अब उन्होंने कहा कि अगर 2/3 मेंबर पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं तो फिर जो गे हैं ना उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जहां रह गए उनको भी नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब एक पार्टी में कितने 100 बंदे हैं, 66 ही कह रहे हैं ये पार्टी क्या कह रही है, गलत कह रही है, भाई ये पार्टी चीजें गलत कह रही है, हम इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। वो 66 किस में चले जाए, बी पार्टी में, तो फिर उनको क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर उसमें 1/3 या 50% चले जाएं, उससे कम अगर जाएं तो फिर वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। कितने डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, 2/3। अगर 2/3 ही चले जाए, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी चली जाए, 2/3 चले जाए, 66.6% चले जाए पार्टी को छोड़ के, फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अभी आपने महाराष्ट्र में केस देखा है, ठीक है, उधर शिंदे की गवर्नमेंट गिराई लेकिन 2/3 बंदे चले गए थे। ठीक है, अब उन्होंने पूरी पार्टी खरीद ली। ठीक है, जहां तो अगर आपको खरीदना है तो फिर क्या करो, मेजॉरिटी वाले सारे खरीद लो कि 2/3 बंदे ही खरीद लो। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़े बहुत खरीदे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। अगर सर 5 एमएलए जाए दूसरी पार्टी को, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एमएलए। हाँ, पार्टी की स्ट्रेंथ देखो ना कितनी है। अगर उसमें 100 बंदा 5 चले जाएंगे तो 5 के 5 की मेंबरशिप ही नहीं रहेगी। ठीक है, वो एमपी रहेंगे नहीं, जहाँ एमएलए होंगे एमएलए भी नहीं रहेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 100 में से 66 ही चले जाएं, ठीक है, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी या बीजेपी कांग्रेस में, तो फिर उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस शेड्यूल वाज एस, ये है कि जब आप जीते हुए तब नहीं जा सकते। अब आप नेक्स्ट टर्म में इलेक्शन लड़ रहे हो, किसी भी पार्टी के नाम से लड़ सकते, वो डिफरेंट चीज है। आपने इलेक्शन लड़ी ए पार्टी के बैनर के अंडर, तो कल आप किसमें चले गए, बी के, तब डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का बंदा दूसरी में इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तब वो क्या करेगा, जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगी तब उस पार्टी से लड़ ले, अगर उसको जाना है। विद दिन के पीरियड में आपने वो पार्टी एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर करेगा कब कर सकता है, जब 2/3 मेंबर ही पार्टी के एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, आल्सो नोन एज। समझ आई स्टोरीज के पीछे की? अब बोलोगे नहीं ना, किसी में से वो टफ क्वेश्चन बना लेता, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, इंटरव्यू में यूपीएससी के क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछ लेता है। ठीक है, समझ आया? एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। छोटे मोटे पेपरों में सीधा सीधा ये पूछेगा। ठीक है, जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तब ये पूछेगा कहां पे लगेगा कहां पे नहीं लगेगा, इन डेप्थ जाएगा, कंसेप्ट चेक करेगा। लिख लिया? समझ आ गया? 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा वो समझ होना चाहिए। सबने नोट डाउन कर लिया? अब 2 बच गए छोटे छोटे, 11th और 12th।
तो मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि इन्हीं से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट। तो इसमें क्या है? स्पेसिफाई द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इट हैज 29 मैटर। ये पूछा जाता है उसके अंदर पंचायत के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं? 29। वो दे देगा 27, 21, 20। ठीक है, 29 मैटर। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय added by 73rd Constitutional Amendment of 1992। लास्ट में आ जाएगा 12th। में क्या है? इसमें किसकी पावर्स होंगी? Specify the powers, authority and responsibilities of municipality। इसके कितने सब्जेक्ट मैटर हैं? 18 मैटर्स। 18 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय 1992। आ गया समझ? आगे टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। कल इस पे हम PYQs देखेंगे। ठीक है।